कौन करेगा इस साल वकीलों की वकालत? आइए देखते हैं बार बार 2020। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन करेगा वकीलों की वकालत। राजघराने के विलय के पहले की अगर बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत में मेवाड़ ही राजधानी हुआ करता था और हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत भी यहीं पर लगा करती थी। लेकिन विलय के बाद मेवाड़ से बहुत कुछ छीन लिया गया, जिसमें हाई कोर्ट भी एक थी। उसके बाद जिसने भी सत्ता में आने की चाह रखी वो हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे पर चुनाव को जीतता गया। इसी बीच इन 35 सालों में एक संघर्ष समिति ऐसी भी बनी जिसका काम था हाई कोर्ट बेंच को लाना, लेकिन वह भी कहीं न कहीं असफल ही लगी। लेकिन आज तक वकीलों के हितों की मांग को लेकर यहाँ चुनाव होते आए हैं। कोर्ट में हर साल वकीलों की संख्या में काफ़ी इजाफा होता है, लेकिन रोज़ आने वाले वकीलों की संख्या लगभग 1000 के अंदर होगी। आज हम आपको मिलवाएंगे प्रत्याशियों से और जानेंगे कि कौन करेगा इनकी वकालत। तो चलिए हमारे साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कौन करेगा इस साल वकीलों की वकालत? आइए देखते हैं बार बार 2020। हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं और आइए जानते हैं कि कौन करता है वकीलों की वकालत। सर, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। हमें बताइए कि आप अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, क्या कुछ करने वाले हैं इस बार के चुनावी एजेंडे? उदयपुर की ऐतिहासिक बार एसोसिएशन का वर्ष 2020 का चुनाव होने जा रहा है। मैं उसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूं। हमारी बार एसोसिएशन में कई अध्यक्ष हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कार्य करना शेष है, जिसमें हमारे सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है पार्किंग की। ये पार्किंग की सुविधा हम करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जो एडवोकेट्स हैं उनके बैठने की शेड लिटिगेशन और चैम्बर्स की व्यवस्था करनी है, वो भी हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था हमारे समय में पूरी हो जाए, हम करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जो एडवोकेट्स नए जो बाहर से आते हैं गाँवों से, उनके रहने की व्यवस्था के लिए भी हम यूआईटी और सरकार से निवेदन करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे नगर निगम सहित कि उनके लिए प्लॉट आवंटित हो। और कई सारी समस्या हैं जो हमारे और उनका निराकरण करने का हमारे दिल और दिमाग में है, हम करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। आप बताइए सर, आप क्या इस बार करने वाले हैं? क्या आपके चुनावी एजेंडे में पार्किंग है? टॉयलेट्स को हम देख ही चुके हैं, पीछे की जो बैक साइड में आपके टॉयलेट्स हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। कॉमन रूम को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी समस्याएं आती रही हैं। ये चुनावी मुद्दों में हर बार शामिल किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका हल, इसका निराकरण नहीं निकल पाता। इस बार क्या कुछ नया, क्योंकि आप युवा हैं, तो क्या कुछ नया आपके साथ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हम आज हमारी बात ये सभी अधिवक्ताओं तक पहुँचाए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जैसे कि अब ये टॉयलेट की स्थिति देख रहे हैं आप, तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। मैं निश्चित ही इस पर फुल जोर से काम करूंगा। और यह है कि अधिवक्ताओं के लिए जो जूनियर अधिवक्ता आते हैं वो 3 साल LLB करके जब न्यायालय में आते हैं, कोर्ट में, एक हमारा एडवोकेट प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, उसके अंदर ये आते हैं और वो यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। इसी युवा अधिवक्ताओं के लिए एक स्थायी फंड की व्यवस्था कराना, ये मेरा सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। दूसरा, अधिवक्ताओं के लिए भूखंड की व्यवस्था कराना। सरकार अभी है, कांग्रेस सरकार है, और मैं ये चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए, उनके आवास के लिए, उनके भूखंड की व्यवस्था करे जाए। दूसरा, यहाँ पर चैम्बर्स के, क्योंकि आज यहाँ पर अभी लगभग 116 चैम्बर है और एडवोकेट स्ट्रेंथ काफ़ी है। 2400 एडवोकेट यहाँ एनरोल्ड हो चुके हैं। उनके बैठने की व्यवस्था, उनके चैम्बर्स के लिए व्यवस्था करना, ये मेरा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। और अधिवक्ताओं हित के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सदैव तत्पर रहा हूँ और सदैव तत्पर रहूँगा। तो वोटर्स आपके 2401 हैं, लेकिन रोज़ आने वाले वकीलों की संख्या काफ़ी कम है, 800 से 1000 के बीच में, लेकिन फिर भी वोट के टाइम पर उन्हें याद किया जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अधिवक्ता हमारे साथी हैं, सभी अधिवक्ता हैं, और ये अब एक भ्रमिकता चली जा रही है कि भाई कोई आते हैं कोई नहीं आते, लेकिन सब अपने अपने कार्य को, बैंक में हैं, कहीं हैं, सब अपने उसमें रहते हैं, इसलिए
एडवोकेट 2401 ही। सर, शांतिलाल चपलोत जी जो आमरण अनशन पर बैठे थे हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर, लेकिन वो भी असफल ही रहा, तो क्या कहेंगे उस बारे में? उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने पूरा आश्वस्त किया था कि हम हाई कोर्ट बेंच की व्यवस्था करेंगे। उसी हिसाब से जो उस समय स्टेशन चला था उसको पूर्णावति दी थी, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। शांतिलाल जी चपलोत साहब ने पूरा प्रयास किया, सारे वकीलों ने अच्छा प्रयास किया और आगे भी प्रयास करेंगे और हाई कोर्ट बेंच ला करके ही दम लेंगे हम। क्या हाई कोर्ट बेंच केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या वाकई में इस पर कुछ काम होना है? नहीं, हम हर समय ये करते हैं, प्रयास करते हैं। हर 7 तारीख को हम लोग सभी एडवोकेट्स अपना काम छोड़ करके और इस हेतु पूरा प्रयास करते हैं। हम वर्क का बहिष्कार करते हैं और प्रयास पूरा रहेगा कि हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में आए। आपने बताया कि हर महीने की 7 तारीख को आप लोग कार्य का बहिष्कार करते हैं, लेकिन आने वाले लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है, उस पर क्या कहेंगे सर? उन लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, कोई बड़ा अचीवमेंट के लिए छोटा परित्याग भी करना पड़ता है, उसके लिए आम लोगों को करना चाहिए। ये जो हड़ताल हम करते हैं ये वकीलों के लिए नहीं है, ये जो दूर जो धोती वाला दिख रहा है आपको, उसके लिए हम ये प्रयास करते हैं। उसको लाभ है, हमें कोई लाभ नहीं है। अगर हाईकोर्ट यहाँ आती है तो हमारे दूर दराज के जो आदिवासी भाई हैं हमारे, उन सबको फ़ायदा होने वाला है। आम नागरिक है उसको फ़ायदा होने वाला है। आज जो यहाँ से जोधपुर जाते हैं, बांसवाड़ा के ठेठ सुदूर प्रांत से जो वहाँ जाते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान है। उनके फ़ायदे के लिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं, ये वकीलों के लिए नहीं। वो लोग वोट क्यों देते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं? प्रैक्टिस करना नहीं करना ये कोई पैरामीटर हम लोग तय नहीं कर पाते हैं। सभी लोग, मान लो किसी के 1 साल में 1 बार वकालतनामा लगे तो भी वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसी ये हम तय करना अभी नामुमकिन है। चित्तौड़ में जिस तरह से ये कर रखा है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो ही केवल वोट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था यहाँ पर लागू भी की जानी चाहिए। नहीं, हम जो अब वोटर हैं वो सब प्रैक्टिशनर ही है, मैं ये मानता हूँ। युवा वकीलों के लिए क्या करेंगे सर आप? युवा वकीलों के लिए स्टाइफंड की व्यवस्था करेंगे, चैम्बर्स की व्यवस्था करेंगे, बैठने की जगह सुनिश्चित करेंगे और उनको हर रोज़ काम मिले, ऐसी भी मेरे पास योजना है और वो लागू करूँगा मैं। क्या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही बन के रहेगा हाईकोर्ट बेंच, या इस पर इस बार कुछ होगा? नहीं, मैं आपको निश्चित ही देता हूँ कि इस बार इस हाईकोर्ट आंदोलन के लिए, क्योंकि पहले भी मैं 11 घंटे इस न्यायालय गेट पर इस हाईकोर्ट के लिए मांग के लिए मैं 11 घंटे गेट पर रहा था और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हाईकोर्ट के लिए उग्र से उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे और जितना हो सके इस बार हम निश्चित ही हाईकोर्ट के लिए आंदोलन करेंगे। हुकुम सिंह जी राणावत, आप भी अध्यक्ष, हुकुमराज सिंह जी राणावत, आप भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे इस बार हाईकोर्ट बेंच को लेकर, जो हर बार चुनावी मुद्दा बनाया जाता है लेकिन इस पर कुछ हुआ नहीं, अमल नहीं हो पाया अभी तक? आप लोगों का संघर्ष जो है वो सफल नहीं हो पा रहा, मेहनत रंग नहीं ला पा रही। इस बार भी क्या ये सिर्फ चुनावी एजेंडे में एक मुद्दा बनकर रह जाएगा या कुछ होगा इसके ऊपर? मेरा मानना है कि अभी तक तो ये चुनावी मुद्दा ही था और इस बार के चुनाव में 3 उम्मीदवार पूर्व महासचिव रह चुके हैं जो कार्यकारिणी में शामिल थे और उन्होंने या उनकी कार्यकारिणी ने जनता के सामने सही ढंग से इस मुद्दे को नहीं रखा, नहीं जन जागृति पैदा कर पाए वो। मेरा ये मानना है कि मेवाड़ के दूर दराज अंचल में बैठा हुआ आदिवासी या ग्रामीण जब तक इसमें सहभागिता नहीं निभाएगा तब तक हाई कोर्ट बेंच आने वाली नहीं है। मेरा ये प्रयास होगा कि इस आंदोलन को इस न्यायालय परिसर से बाहर निकालकर मेवाड़ के जर्रे जर्रे में पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन मैं खड़ा करूंगा जो यहाँ की जनता मुझे उसके लिए सदैव याद रखेगी और मैं हाईकोर्ट बेंच लाने का एक असफल प्रयास करूंगा। सफल प्रयास सर, ये आप खुद भी मान रहे हैं कि ये एक असफल प्रयास आप करेंगे। क्या सारे लोग यही बोल रहे हैं जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं अब तक कि हाईकोर्ट बेंच कहीं ना कहीं लाने की वो कोशिश करेंगे? किस पर विश्वास करें आपके साथी अधिवक्ता? क्योंकि वो सारे राजनीतिक दलों के बंधे हुए हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, उनके कठपुतली बन करके कार्य करने पर विश्वास करते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल से इन आकाओं के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं।
और मैं ये एक जन आंदोलन खड़ा करके यहाँ की सियासत को हिला के रख दूंगा कि मेवाड़ में महाराणाओं के काल में हाईकोर्ट बेंच थी, उसको हमने व्रत राजस्थान बनाने के लिए समर्पित किया था। अब समय की मांग के अनुरूप मैं वो हाईकोर्ट बेंच वापस ला करके दम लूंगा। जी, आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ज़रूर आपकी जो मेहनत है वो इस बार सफल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। सर, आप भी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी इस बार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा केवल मुद्दा बनकर रहेगा या इस बार इस पर कुछ होगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक सभी ने पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया है। हमारे बार एसोसिएशन के साथ साथ इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति। उस समिति के माध्यम से सभी जने अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं। बार एसोसिएशन का भी उतना उस समिति के साथ रोल रहता है। सब ने अपने अपने बेस्ट एफर्ट लगाए हैं, निश्चित रूप से कोई किसी ने कमी नहीं रखी है। अब और निश्चित रूप से एक नई योजना के तहत इस हाईकोर्ट बेंच आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के साथ बार एसोसिएशन पूरा सहयोग और जो भी सहयोग होगा प्रदान करेगी। सर, आपके संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो हैं शांतिलाल जी चपलोत, उन्होंने आमरण अनशन भी किया लेकिन वो भी असफल रहा। निश्चित रूप से आंदोलन है, देखिए आप सब जने आप इतने सालों से प्रयास चल रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आंदोलन में कमी रह जाती है या जो भी है, पूरे सभी जनों ने प्रयास किया है और अब भी एक नई योजना के तहत हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे और जनता के साथ प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के बीच की ही एक प्रॉब्लम, एक फूट कहें तो वो भी सामने उभर कर आती है, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो केवल मुद्दों में शामिल होते हैं, इस पर कुछ होता नहीं है। मैं एक निवेदन कर देता हूँ, हमारे अधिवक्ताओं में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। सभी एक साथ हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी आंदोलन हो या किसी भी समस्या के लिए हम सभी एक साथ तैयार रहते हैं। कभी हमारे बीच में फूट नहीं हो सकती है और हम सब लगातार सब मिलकर प्रयास करते हैं। और आप जब भी आप देखते हैं आंदोलन होता है तब सभी एक साथ रहते हैं और काफ़ी हमारी संख्या रहती है। वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सर, क्या लगता है आपको, कौन करेगा इस बार वकीलों की वकालत, और क्या ये मुद्दा केवल मुद्दा बनकर ही रहेगा या इस बार ये मुद्दा जो है वो अलग बाहर निकलेगा और अपना एक रूप लेगा? मैं रतन सिंह राव, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, ट्वाइस ए प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन उदयपुर, और 1982 से यहाँ वकालत कर रहा हूँ और न्यायिक सेवा दे रहा हूँ। और गरीबों के लिए सस्ता, सुंदर और सुलभ न्याय के लिए ये 1982 में आंदोलन चला था, जो अनवरत चल रहा है। ये अलग बात है कि हर बार कोई न कोई सरकार अलग आ जाती है और उस मुद्दे में आगे ध्यान दिया जाता है। कारण ये है कि जब दूसरी कोई सरकार होती है तो जोधपुर वाले उसमें साथ नहीं देते और उदयपुर वाले बराबर लगे हुए हैं। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा और उनका जो बलिदान है, सहयोग है, वो अपूर्ण है। अगर यहाँ के राजनीतिक ये धार ले में और ये मान ले कि हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए, तो ये मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी लाके आपको हाईकोर्ट भेजा देगा। और गरीब को सस्ता सुंदर न्याय दिलाने की गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की, इवन द इंडिया गवर्नमेंट की ये है कि गरीब को सस्ता सुंदर न्याय मिलना चाहिए। और गरीब को न्याय के लिए न्याय का विकेंद्रीकरण हो रहा है। एडीजे हर जगह खोली जा रही है, हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं? ये बात मैंने वहाँ पे भी बोली, हाईकोर्ट में भी, आज भी बोल रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ की जनता और हम सब लामबंद नहीं होंगे, ये हाईकोर्ट बेंच नहीं आएंगी। जहाँ तक सवाल है शांतिलाल जी चपलोत का आपने पूछा, तो उस समय हमारे साथ विश्वास देकर के धोखा करके हड़ताल खत्म कराइए। अगर ये वास्तव में स्थिति थोड़ी सी और रुक जाती तो निश्चित रूप से उसी दिन हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो ही जाती, नहीं तो सर्किट बेंच तो हो ही जाती। तो इस मीडिया के माध्यम से और हमारा जो चुनाव है ये एक उत्सव के रूप में मनाते हैं हम। और सभी अधिवक्ता जो आपने कहा ना कि नॉन प्रैक्टिसिंग हु इज रजिस्टर्ड इन बार काउंसिल, ही इज एडवोकेट, ही हैव टू राइट एंड वी हैव ए राइट इन द बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन उदयपुर का जो सदस्य है उसको वोट करने का अधिकार है। अब आप ये कहते हो किसी को वकालत में लगता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, मेरे पास काम नहीं आ रहा तो मैं आगे ये से जा रहा हूँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो नॉन प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसिंग को वेरीफाइड करें। तो ये अलग सर, मेन मुद्दा ये है, जो ये नहीं आ रहा है, जो जानता ही नहीं है, वो यहाँ के लोगों को चुन रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? कैसे नहीं जानता? ईच एंड एवरी एडवोकेट जो यहाँ सदस्य है वो ईयरली यहाँ का सब्सक्रिप्शन जमा कराता है और हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आते हैं। कुछ आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं। जब भी आना होता है बिल्कुल आते हैं। तो इसलिए उनकी भागीदारी पूरी उनकी नॉलेज में है। डिसाइडिंग फैक्टर यंग जनरेशन है, नॉट नॉन प्रैक्टिसिंग।
यंग जनरेशन जो बल्क में आ रहा है अभी, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। और हमारे यहाँ के जो एडवोकेट जो है रेगुलर आ रहे हैं, कुछ कम आते हैं, कुछ ज़्यादा आते हैं, वो तो वर्क के हिसाब से आते हैं। बुजुर्ग हैं अपने हिसाब से आते हैं, युवा है सीखने के लिए आते हैं। सबके पास एकदम तो काम आएगा नहीं। मैं 82 में चालू हुआ तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो आगे ऐसे ही जाते थे। तो ये एक एडवोकेट का जो प्रोफेशन है, ऑनरेबल प्रोफेशन है, और नो डाउट कि इसके मुकाबले में और कोई प्रोफेशन नहीं है। बिना पूंजी का धंधा है और इसमें आके आदमी लगता है और मेहनत पूरी करता है। सर, युवा अधिवक्ताओं के लिए आप क्या करेंगे? युवा अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने इसी साल हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को जो 5 साल तक का युवा है उसको 5,000 रुपये स्टाइफंड के रूप में, और जो बुजुर्ग व्यक्ति अधिवक्ता हैं जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और रिटायरमेंट ले लेंगे, उनके लिए 15,000 रुपये पेंशन प्रतिमाह का प्रावधान किया है। हमने वेलफेयर में जो अभी 2 लाख रुपए एक डेथ पे और कैजुअलिटी मिलती है उसमें हम देते हैं, तो उसको भी बढ़ा के हमने गवर्नमेंट को ये दिया है कि आप मिनिमम 15 लाख करो। एडवोकेट एक मजदूर मरता है उसको 10 लाख मिलते हैं, तो एडवोकेट है उसको कम से कम मिनिमम 15 लाख मिलने चाहिए। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, केजरीवाल ने, ये हम मान के चलो उसने बहुत बढ़िया किया और अधिवक्ताओं को कि दुख को और उनकी समस्या को समझता है। यूपी में मायावती ने दिए थे 70 करोड़ रुपए। तो हर जगह पूरी इंडिया में ये बात आ रही है, अधिवक्ता एक बहुत ही सहनशील व्यक्ति है और उसको सहनशीलता रखनी जरूरी है। अब धीरे धीरे जो परफेक्ट होता है वो माहिर हो जाता है तो अपने आप ही केसेस आते हैं, चलता रहता है। सर, हर अधिवक्ता जो प्रत्याशी के रूप में अभी उभर कर आ रहा है उसके मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अनुभवी हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, आपने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस जो है इस प्रोफेशन में लिया है। आपको क्या लगता है कि इतने सालों में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी तक रही हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग, देन चैम्बर्स। तो चैम्बर्स में पहले चैम्बर्स ये बने थे, उसके बाद 40 चैम्बर वो बने हैं, और अभी हमने यहाँ से लिख के दे रखा है कि मिनिमम एक पीछे जो जगह है वहाँ पे उनको नए चैम्बर्स बनाने के लिए हाईकोर्ट ने कह रखा है और हाईकोर्ट परमिशन देगी। निश्चित रूप से 3 स्टोरी में चैम्बर्स बनने वाले हैं। पार्किंग का हमने नई जो बिल्डिंग बनी है उसमें कुछ समस्याएँ दूर की है, और यहाँ पे जो पार्किंग है उनको सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या है कि हर क्लाइंट, इवन द जो बाबू आता है वो भी कार लेके आता है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सेटल हियर। तो ये एक समस्या है। तो अभी बात चली थी 2 व्हीलर ऊपर लाए, 4 व्हीलर रखे तो कहाँ रखेंगे। तो इस पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए हमने अभी ये जो तहसील कार्यालय है और ये खनिज विभाग है, इनको लेकर के इसमें पार्किंग बनाने के लिए एक प्रावधान हमने अपना प्रपोजल भेजा है। गवर्नमेंट और राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ तक हमें परमिशन देती है, तो ये निश्चित रूप से अविलंब इसको जो युवा अधिवक्ता हैं, जो अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट, महासचिव वगैरह सब हमारी कार्यकारिणी आ रही है तो करेंगे, और हम इनके साथ हैं और इस मुद्दे को उठाएंगे। और हाईकोर्ट बेंच का जहाँ तक सवाल है इसको पुरजोर शब्दों में और पुरजोर तरीके से उठा कर ये हाईकोर्ट बेंच लाएंगे, और इसके लिए जनता को जोड़ेंगे, और जनता को जोड़ा भी है। और हमारा संभाग के सभी बारिशन इसमें हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सिरोही और राजसमंद और डूंगरपुर, सभी जिले के हमारे अधिवक्ता आते हैं। महासचिव पद के उम्मीदवार चक्रवर्ती सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइए कि क्या है आपके चुनावी एजेंडे में? नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो कल जो चुनावी उत्सव होने वाला है उसमें आप आए। मेरे जो चुनावी प्राथमिकताएं रहेगी उसमें पहली प्राथमिकता है कि जो हमारी हाईकोर्ट संघर्ष समिति है उनके साथ रहकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा युवाओं को साथ लेकर एक नई रणनीति के तौर पर हाईकोर्ट बेंच मांग की जाएगी, तथा इस मांग में जो जनता की भागीदारी है, एक्चुअली जनता को जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट से क्या फ़ायदे हैं, उनको क्या फ़ायदे हैं। तो रैली निकालकर, प्रभात फेरियाँ निकालकर, फ्लैक्स और होर्डिंग्स लगा के लोगों को बताया जाएगा कि हाईकोर्ट बेंच सिर्फ एक अधिवक्ता के हित के लिए नहीं है, आम जनता के लिए है। ऐसे जानकारी जागरूकता लाई जाएगी। साथ ही जो युवाएं हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था, तथा जो युवा आता है उसको जो प्रैक्टिकली नॉलेज कम होता है उसके लिए समय समय पर वर्कशॉप, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एडवोकेट्स के लिए सेमिनार्स करके उनको समय समय पे ज्ञान दिया जाएगा। तथा विशेष मेरी प्राथमिकता जो महिलाओं के लिए है कि कॉमन रूम जो है वो पूरा फैसिलिटी से युक्त किया जाए, तथा पूरे भारत में चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, क्रंच रूम जो होते हैं वो कई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ
उदयपुर में क्रेंच रूम की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो कोई भी महिला हो, भले न्यायिक अधिकारी हो, पक्षकार हो या महिला अधिवक्ता हो, तो उनके जो बच्चे हैं उनके समुचित देखभाल की जाए, महिला स्टाफ की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी मातृत्व सुख से वंचित नहीं रह पाए। तथा जो कैंटीन्स है, कैंटीन्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जो पूरी हाइजेनिक व्यवस्था की जाएगी, तथा लाइब्रेरी का अपग्रेड किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक न्याय मिल सके। साथ ही अधिवक्ताओं से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप एक महिला अधिवक्ता हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि कॉमन रूम को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप क्या चाहती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस बार जो अब तक नहीं हुआ? महिलाओं के लिए सुव्यवस्थित कॉमन रूम नहीं, कॉमन रूम तो एक बना है, लेकिन व्यवस्था जिस तरह से कॉमन रूम की होती है, सारी सुविधाएं उसमें मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं है। तो इस तरह का कॉमन रूम बनाया जाए कि महिलाओं को एक फील होना चाहिए कि हाँ कॉमन रूम उनके लिए ही है, और लंच के लिए अलग से एक व्यवस्था होनी चाहिए, जब वहाँ जाकर वो अपना लंच कर सके और अपने आप को एक महसूस कर सके। कि इसके अलावा और क्या चाहती हैं आप अपने कोर्ट परिसर को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए? क्या आपके जहन में है जो आप चाहती हैं कि इस बार के चुनावी मुद्दों में उठाया जा रहा है और इस बार वो होना चाहिए? एक तो शौचालय की समस्या सबसे ज़्यादा है कि व्यवस्थित नहीं है, बहुत ही गंदगी होती है और स्वच्छ वातावरण नहीं है, तो यहाँ पर स्वच्छता के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। आप बताइए मैडम, आप भी एक महिला अधिवक्ता हैं। महिला अधिवक्ताओं की काफ़ी समय से प्रॉब्लम रही है कि कॉमन रूम यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी जो चाहती हैं आपकी इस बार सॉर्ट आउट हो? वैसे देखा जाए तो सभी को प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन मैं एक महिला हूँ इसलिए मैं महिलाओं को ज़्यादा समर्थन करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि जैसे आउटसाइडर्स हैं या नॉन प्रैक्टिशनर्स हैं, तो उन लोगों को भी कोर्ट में आने का एक दिन तो ऐसा होना चाहिए मंथली कि एक गेट टुगेदर हो, सभी मिलें, प्रैक्टिस नहीं करें, लेकिन एक गेट टुगेदर होने से क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। तो मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ। और एडवोकेट्स का एक स्टेटस अलग होना चाहिए, तो उसके लिए एक कैंटीन अलग से होना चाहिए जिसमें एडवोकेट्स का एक डेकोरम मेंटेन हो। जी सर बताइए, क्या है आपके चुनावी एजेंडे में इस बार? वित्त सचिव के पद पर आप खड़े हुए हैं, क्या करने वाले हैं इस बार? इस बार हम सभी आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह लेके एक तो नौजवान एडवोकेट्स के लिए चैम्बर्स की व्यवस्था करेंगे, और दूसरा हमारा मुद्दा रहेगा नौजवान एडवोकेट्स सभी के एक मेडिकल क्लेम की व्यवस्था कराएंगे, जिसमें 2 लाख से 5 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम तुरंत मिल सके। सडनली कोई घटना हो जाए, 2 से 5 लाख का इमीडिएटली क्लेम उनको उपलब्ध हो। उपाध्यक्ष पद के लिए दिलीप जी बापना हमारे साथ हैं। सर बताइए, आपके चुनावी एजेंडे में इस बार क्या है, क्या कुछ नया और अलग करने वाले हैं आप? सबसे प्राथमिकता ये रहेगी मेरी कि हाई कोर्ट बेंच हमारी है और हम लेकर रहेंगे। इसका कारण है कि पहले हमारे यहीं थी, हमसे छीन कर ले गए, विलीन हुआ, उस समय क्या स्थिति रही, लेकिन आज इतने समय से हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये संघर्ष हमारा क्या है, व्यर्थ नहीं गया है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसकी चीज़ एक्टिवेट हो रही है। हम इसको टेबल वर्क और जितना भी फाइलिंग वर्क है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे और जनता को साथ में लेकर इस पूरे को और जोर शोर से और संघर्ष समिति के साथ में मिलकर कार्य करेंगे। महावीर जी शर्मा, बताइए आप क्या करने वाले हैं इस बार चुनावी एजेंडे में, और महासचिव पद पर आप खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ शामिल किया है आपने इस बार? जी, मैं महावीर प्रसाद शर्मा महासचिव पद का प्रत्याशी हूं। मैं बार एसोसिएशन उदयपुर में काफ़ी वर्षों से प्रयासरत हूं। मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात होती है, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे मेन बात ये होती है कि एडवोकेट ही एडवोकेट के खिलाफ मुकदमे में साथ देता है। मेरा विनम्र अपील है सब अधिवक्ता साथियों से कि किसी भी अधिवक्ता के साथ अगर कोई भी पक्षकार या किसी भी प्रकार का गुंडा तत्व किसी भी प्रकार से अगर उसके साथ किसी भी प्रकार से अगर छेड़खानी या जिस भी प्रकार से घटना करता है, उसमें उन गुंडा तत्वों या पक्षकारों का साथ न देकर एक अधिवक्ता का साथ दे, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि एक जो प्रभावी वर्ग है, जो कानून का हाथ कहा जाता है, पुलिस भी आजकल अधिवक्ताओं के साथ जो जातियाँ कर रही है, प्लस लोगों के साथ मिलकर गुंडा तत्वों के साथ मिलकर अधिवक्ताओं की छवि खराब करने में लगी हुई है। अधिवक्ता एक बहुत ही शिक्षित वर्ग है। किसी भी प्रकार का अधिवक्ता किसी भी प्रकार का गलत काम कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कानून का जानकार होता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके प्रोफेशन का नाम खराब हो।
हाल ही में अभी 4 दिन पहले एक महिला अधिवक्ता के घर पर कुछ गुंडा तत्वों द्वारा हमला किया गया। रात को उनके पति द्वारा मात्र उनके टोकने पर, वो मोहल्ले में कुछ आवारा लोग घूम रहे थे तो उनके पति ने कहा श्रीमान आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसकी मात्र सूचना पर उन्होंने सुकेर थाना को सूचित किया। उसके बावजूद पुलिस आई और उन गुंडा तत्वों को वहाँ से भगाया। लेकिन रात को 10 बजे करीब वो लोग 8-10 की संख्या में एक महिला अधिवक्ता के घर जाते हैं और उनके साथ वो बदतमीजी करते हैं, गमले तोड़ते हैं, गाड़ियाँ तोड़ते हैं, कांच फोड़ते हैं। और इस प्रकार से पुलिस भी आज 4 दिनों से उनके साथ कोई प्रयास नहीं किया उनके साथ, जा जाके महिला अधिवक्ता थक गई। लेकिन आज हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर के सम्मानित अधिवक्ता थाने पर पहुंचे, जिसमें मैं स्वयं भी उपस्थित था, और आज श्रीमान सुखेर एसएचओ श्रीमान दादिश साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट की और मुकदमा दर्ज करवाया। मैं यही चाहता हूं कि चाहे वो महिला अधिवक्ता हो चाहे वो पुरुष अधिवक्ता हो, मात्र हमारे लिए अधिवक्ता होना ही गर्व की बात है। किसी भी अधिवक्ता के साथ अगर मैं चुन के आता हूं या नहीं आता हूं, किसी भी अधिवक्ता के मेरे होते हुए कभी कोई गलत काम किसी के साथ नहीं होगा, मेरा यही रहेगा। और उसके अलावा जो नए अधिवक्ता हमारे कोर्ट में आते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था, आज कैंटीन में हमारी उचित व्यवस्था नहीं है, अच्छा पानी नहीं दिया जा रहा है, अच्छे नाश्ते की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो ये पुराने ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो किसी के कहने मात्र से बस चले आ रहे हैं बरसों से, इन दोनों कैंटीन कार्यकर्ताओं को भी मैं स्पष्ट और खुली चुनौती देता हूँ कि या तो अपने नाश्ते में व्यवस्था सुधार ले, नहीं तो फिर अधिवक्ताओं के अंदर आपको आने की जरूरत नहीं है। जी पूर्व पुस्तकालय सचिव अशोक जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, क्या पुस्तकालय को लेकर क्या है आपके पास? क्या मैं पुस्तकालय पे कम बोलकर जो हाईकोर्ट के बारे में आपको चिंता है और उदयपुर में मेवाड़ के अंदर जो मांग है, मेरे साथी अधिवक्ता ये प्रेसिडेंट पे भी खड़े हैं। मेरा एक सुझाव है, अगर वाइस पे होते और इधर से कोई क्रांतिकारी आया था, इनको क्रांतिकारी कहते हैं, मेरा भी नाम लगभग उसी में है। क्रांति तभी होगी जब लक्ष्य के प्रति शांतिलाल जी चपड़ोत में जिस समय बैठे थे हम सब खुश थे, लेकिन अकेले उनको उठाने का कोई अधिकार नहीं था। जब तक जितने पूर्व अध्यक्ष हैं, हाँ पूर्व अध्यक्ष जितने भी हैं वो, और जितनी भी पब्लिक थी, वो पब्लिक इतनी नाराज है कि इतना कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने साथ दिया था और अकेले चुपचाप बैठ के उन्होंने समर्पण कर दिया। ऐसा समर्पण नहीं होना चाहिए। आइंदा या तो हम आंदोलन करें नहीं, और करें तो पीछे नहीं हटें। अब हमारे फर्ज से कुछ कहना चाह रहे थे आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, और रही बात में हाई कोर्ट बेंच की, वो मुद्दा चल ही रहा है। संघर्ष समिति बनने उनके द्वारा प्रदर्शन जारी किया जा रहा है और आंदोलन भी उग्र किया जा रहा है। और अधिवक्ताओं के लिए हर समय तत्पर रहूँगा और रहता आया हूँ। किसी भी कोई तकलीफ होती है उसके लिए हर समय हाजिर रहता। वर्तमान अध्यक्ष भरत जी हमारे साथ हैं। सर, आप जिस कुर्सी पर हैं वहाँ कहीं और काबिज होने वाला है, आप क्या कहेंगे? मैडम, कमियाँ रह गई थी पिछली बार और इस बार क्या पूरा करने की जरूरत है? ये बार एसोसिएशन एक गौरवशाली इतिहास है इसका, और राजस्थान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन और सबसे ऐतिहासिक बार एसोसिएशन है। इस बार एसोसिएशन से कितने ही विधानसभा अध्यक्ष, कितने ही उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधिपति और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी यहाँ के अधिवक्ता न्यायमूर्ति के पद पर सुशोभित कर रहे हैं। ये बार एसोसिएशन का प्रत्येक अधिवक्ता का इस वर्ष और आने वाले वर्षों में हमेशा यही ध्येय रहा कि जो व्यक्ति न्याय की आशा से इस अदालत परिसर में आए उसको सस्ता सुलभ उचित न्याय मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, इसके लिए इस साल हमने बाकायदा पूरा का पूरा प्रयास किया और नई बिल्डिंग के लिए, नए कोर्ट परिसर के लिए 80 बीघा ज़मीन की मांग की है। अभी आपने अखबारों के माध्यम से सुना होगा, कुछ ट्रबल थी तो नगर निगम ने भी इसके ऊपर कार्रवाई की है, और आशा करता हूं एक स्वच्छ और सुंदर न्याय परिसर इस उदयपुर की जनता को यथाशीघ्र मिलेगा। आज जो आप यहां पर सड़क देख रहे हैं, यह सड़क 22 साल से इस अदालत के अंदर मैंने नहीं देखी थी। हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, यह सड़क बनी है। चूँकि हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के मद्देनज़र रखते हुए इसकी लाइनिंग और पार्किंग स्पॉट के स्थान चिन्हित करने बाकी है, और यथाशीघ्र आने वाले शायद 1 जनवरी तक ये पूरी की पूरी पार्किंग की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। और इसके लिए क्या है, जिस प्रकार से अभी सड़क का कार्य किया था, उस समय आम पब्लिक और अधिवक्ता साथियों और न्यायिक कर्मचारियों और स्टाफ के साथियों ने जो कोऑपरेशन किया है, निकट भविष्य में आने वाले कार्यकारिणी को भी ये पार्किंग के रूप में जरूर सहयोग करेंगे। और ये जो हमारा कार्यकाल है, इस कार्यकाल के अंदर काफ़ी कुछ अधिवक्ता हितों के लिए कार्य किया गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इस कार्यकाल के अंदर किसी भी अधिवक्ता का विरुद्ध कोई भी आरोप पत्र किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया, और सारे के सारे अधिवक्ताओं ने अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, माकुल पैरवी करते हुए अधिवक्ताओं और आम नागरिक को न्याय प्रदान करने का कार्य किया है। जय हिंद, जय भारत।
संदीप जी, आप बताइए, क्या कुछ कमियां रही हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ और किया जाना चाहिए ताकि ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ना बनकर अब एक अपना साकार रूप ले सकें? मैम देखिए, हाईकोर्ट बेंच का जो मुद्दा आता है हमेशा, जब भी चुनाव हो रहे हैं, मैं 14 से 15 साल हो गए मेरे को यहाँ पे वकालत करते हुए। मैं 14-15 साल से जब मैं वकालत में आया था, जब भी हाईकोर्ट बेंच का मैंने मुद्दा सुना था और आज भी वही हाईकोर्ट बेंच का मैं मुद्दा सुनने में आता है। मेरा सिर्फ यही मतलब, हम सब भाइयों को कुल मिला के, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ पे कांग्रेस के समर्थक भी हैं, बीजेपी के भी समर्थक हैं, लेकिन ये मुद्दा कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा बना के नहीं छोड़ना है। हम सबको एकजुट होकर, जो भी सरकार हो उससे हमको इस मांग को भरपूर प्रयास करके एकजुट होकर और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उसके अलावा हाईकोर्ट बेंच के अलावा हमारे यहाँ पे मेन थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, पार्किंग की समस्या आती है। पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा है। पार्किंग की व्यवस्था जहाँ पे है वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग नहीं हो पाती है। हमारे जो ट्रैफिक वाले हैं बेचारे, जो जिनकी भी ड्यूटी लगती है ट्रैफिक पुलिस वालों को, वो भी निवेदन करते हैं, लेकिन कुछ एक मतलब क्लाइंट मान लीजिए कि सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा बेचारे कॉपरेट करते हैं। लेकिन जो पार्किंग की, मेरा जो भी अध्यक्ष बनता है, जो भी नई कार्यकारिणी बनती है, उनसे मेरा निवेदन यही है कि पार्किंग के पॉइंट्स, अपने 3 गेट हैं कोर्ट के हमारे, एक भोपालपुरा साइड है, एक तहसील की साइड है और एक मेन गेट है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी अध्यक्ष बनती है, जो भी नई कार्यकारिणी बने, तो एक चिन्हित कर दे पार्किंग कि भाई जो न्यायिक अधिकारी है उनकी पार्किंग वहाँ रहेगी, जो न्यायिक कर्मचारी हैं उनकी पार्किंग यहाँ रहेगी, एडवोकेट्स की पार्किंग वहाँ रहेगी। उसके अलावा जो नए एडवोकेट्स जो आते हैं उनको बैठने की बड़ी परेशानी है, प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि हमारा जो न्यायालय का जो प्रेमिस बहुत छोटा है। हमको थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ा सा कोई पुरानी बिल्डिंग्स है उनको अगर डिमोलिश करके अगर उस जगह थोड़ा सी व्यवस्था हो जाए उनकी बैठने की, या उधर नए चैम्बर बन जाएं, तो ये कुछ एक 4-5 मुद्दे हैं। अगर प्रॉपर वे में हो जाएं, लिटिगेशंस का है, जैसे बेचारे क्लाइंट्स आते हैं उनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, दूसरे जैसे जो यंगेस्ट हैं उनके पास बैठने की जगह नहीं है, अस्त व्यस्त जगह टेबल लगे हुए हैं। तो प्रॉपर वे में पुरानी कार्यकारिणी में ने भी जो कार्यकारिणी रही है उन्होंने जहाँ जहाँ चिन्हित करें वहाँ पे बिठाने की व्यवस्था करी, लेकिन हर साल कम से कम 100 से 200 एडवोकेट्स नए आते हैं, तो उनको बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा नई कार्यकारिणी से ये आशा करते हैं कि भाई नव वर्ष में वो औथ लेने के बाद और हमारे जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा करें। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और उसके अलावा हमारा ये दिसंबर का ही एक महीना ऐसा आता है जब हमारे चुनाव होते हैं और हमारा एक बिल्कुल भाईचारा वाला एक गेट टुगेदर और एक मिलना हो जाता है और हमारा एक जश्न वाला माहौल रहता है। उसको हमारे यंगस्टर जो नए सीनियर्स को नहीं पहचानते हैं या हम कोई यंगस्टर को नहीं जानते, तो उस वजह से हमारी आपस में जान पहचान भी होती है और हम लोग इसको बिल्कुल एक चुनाव के तौर पर नहीं, एक वार्षिक त्यौहार के रूप पर हम लोग इसको मनाते हैं। संदीप जी, 2400 वोटर्स हैं टोटल, लेकिन उसमें से रोज़ जो आते हैं, जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 800 से 1000 के बीच में है। लेकिन उन लोगों को क्यों मताधिकार का आपने दे रखा है कि वो लोग भी आपको चुन सकते हैं? मैम देखिए, नॉर्मली 700 से 800 एडवोकेट रेगुलर प्रैक्टिस पे रहते हैं, ये बात सही है। अदरवाइज़ जो दूसरे एडवोकेट्स हैं, कोई किसी कंपनी के पैनल में एडवोकेट है या कोई टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सीए हैं, तो वो हमारे यहाँ पे इनरोल हैं। हमारे यहाँ पे वार्षिक जो शुल्क है वो हमारा बार में वो जमा कराते हैं और उसके अलावा उनको वोटिंग राइट्स इस वजह से क्योंकि वो बार के मेंबर हैं। और देखिए, वो जो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई उनको मतलब उनकी संख्या तादाद ज़्यादा है, लेकिन वो एडवोकेट ही हैं, उनकी संख्या भले ही हम उनको नॉन प्रैक्टिशनर नहीं मानते हैं, वो भी हमारे साथी हैं। साल में वो चलो मिलना होता है तो हमारा इसी टाइम, चुनाव के टाइम में ही हम लोगों का आपस में मिलना होता है और उसके अलावा भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हमारा उन लोगों से मिलना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, वो भी हमारे साथी हैं। तो 2401 में से करीबन कुछ एक ऐसे मान सकते हैं, कुछ कोई बाहर शिफ्ट हो गए हैं तो साल में वो एक बार सिर्फ वोट देने ही आ पाते हैं, उसके अलावा वो नहीं आ पाते। बाकी ठीक है मैम, सभी एडवोकेट हैं, सभी अधिवक्ता साथी हैं। आप बताइए, आप क्या कुछ नया चाहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम एडवोकेट वैभव नागौरी है। जैसे मैं युवा अधिवक्ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपना हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा सॉल्व हो। मेरे दादाजी से आंदोलन चालू हुए, उसके बाद मेरे पिताजी, आज मैं तीसरी पीढ़ी हूँ और हाईकोर्ट बेंच नहीं आई है। तो वागड़ क्षेत्र का जो गरीब आदिवासी है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? जोधपुर में फीस इतनी है सर मैम कि आदमी कहाँ जाएगा, क्या तो उसको न्याय मिलेगा। और एडवोकेट जो न्याय का प्रतिनिधि करता है, हम न्याय दिलाते हैं लोगों को, हम जानते हैं कि उनको न्याय के लिए कहाँ भटकना नहीं पड़ता है। बेचारे जोधपुर जाते हैं, न्याय मिल नहीं पाता, वापस आते हैं, वापस जाते हैं, पेशियों पे पेशियाँ। सबसे पहली मांग हाईकोर्ट बेंच आनी ही चाहिए। इसको पूरा एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, बल्कि अधिवक्ता का एक सम्मान है ये, और इससे हम पूरे क्षेत्रवासियों को न्याय दिला पाएंगे। दूसरी बात, जो छोटी मोटी समस्या है यहाँ पार्किंग वगैरह,
मैं युवा अधिवक्ता हूँ, मैं सबसे यही आह्वान करना चाहता हूँ कि इतने सारे प्रत्याशी आएंगे, आपको सबसे मिलना पड़ेगा, सब अपनी बात बताएंगे, पर उसे चुने जो आपकी बात को आगे आपका प्रतिनिधि कर सके। मैम इतने प्रत्याशी हैं, युवा अधिवक्ता आते हैं, बहल भी जाते हैं, फुसल भी जाते हैं, पर आप एक अधिवक्ता हैं, आप अपनी सोचने की शक्ति के आधार पर उसे चुने जो आपका प्रतिनिधि कर पाए, ना कि उसे कि भाई वो गायब हो जाए। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि कल मतदान है, उसे मतदान करें जो आपका प्रतिनिधि कर पाए, प्रतिनिधित्व कर पाए और आगे राजनीतिक क्षेत्र में भी और पार्टियों के साथ भी अपनी बात रख पाए। ओके मैम। रामलाल जी, आप भी अध्यक्ष पद के लिए इस बार दावेदारी कर रहे हैं, जिससे आपकी सरकार बनेगी, वो वोटर्स की संख्या ज़्यादा है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रोज नहीं आ रहे हैं, उन पर इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? ये मैम जो रेगुलर प्रैक्टिस में है वो अनुमानतः 60% के लगभग जो टैक्स एडवोकेट्स और जो अदर्स जो वर्क करते हैं, तो 60-70% एडवोकेट्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वकालत के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो काफ़ी जो युवा अधिवक्ता जो हैं वो RJS और दूसरी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो वो रेगुलरली कोर्ट नहीं आते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस हमारे परिवार से और इस न्यायालय कोर्ट इस प्रैक्टिस से वो जुड़े हुए हैं। सर, इस बार क्या कुछ नया आप करना चाहते हैं? अभी वर्तमान समय में युवा साथियों के लिए काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। अभी जो वर्तमान समय में बैठने के लिए समुचित चैम्बर्स नहीं हैं, क्योंकि ओल्ड समय में जो चैम्बर्स बने हैं तो उसके बाद काफ़ी लंबी अवधि से पिछले करीबन 13-14 साल से कोई नया प्रोजेक्ट चैम्बर संबंधित हुआ नहीं है। तो युवा साथियों के लिए चैम्बर्स और सबसे मेन प्रॉब्लम्स हैं कि विधि व्यवसाय जो है सबसे जोखिमपूर्ण व्यवसाय है, और अधिवक्ताओं के जो अननेचुरल जो डेथ हो जाती है तो उस पर क्या है, न तो सरकार की तरफ से न बार काउंसिल की तरफ से ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे उनके परिवार को एक संबल और सिक्योरिटी ये हो। तो वेलफेयर के लिए सबसे ज़्यादा मैं अगर अधिवक्ताओं के कोई प्रॉब्लम समझता हूँ तो वेलफेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो युवा उम्र में अधिवक्ताओं की डेथ हो जाती है तो उनके कोई सुरक्षा का ऐसा है नहीं है, और सरकार का भी इस तरफ कभी कोई ध्यान नहीं गया है। जब एक कई अपन देखते हैं जैसे काफ़ी सारी फैक्ट्रियों में, कारखानों में एक मजदूर की भी डेथ हो जाती है तो उसमें एक लमसम 25-30 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है। तो मेरा ये है कि एक सरकार से और बार काउंसिल के एक कॉमन फंड हो और उससे जो युवाओं का एक जो कैडर चलो 60 साल की अवधि से पहले और अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसमें एक अनुमान तक कम से कम 25 लाख रुपए का जो लाभ उनको मिले परिवार को, आर्थिक सहायता, तो उससे उनके, क्योंकि उस अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को जब तक सुरक्षा और सिक्योरिटी नहीं मिले ना तब तक वो इस व्यवसाय में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। मेन तो क्यों एक सबसे जो हम भी आए हैं इस क्षेत्र में, तो जब से हमारी एंट्री होती है स्टार्टिंग 5 साल जो है बहुत ही यूँ समझ लो बहुत ही समस्याजनक होते हैं, उसमें अर्निंग सोर्स कुछ होता नहीं है, इस वकालत के अलावा कोई काम कर नहीं सकते हैं, तो वो अवधि के लिए यहाँ स्थापित होना सबसे कठिन होता है। तो उसमें क्या है कि अस्थायी फंड का भी सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, तभी क्या है एक युवा अधिवक्ता जो है जनता को न्याय प्रदान करे। चेतन जी, आप सौंदर्यीकरण समिति में भी किसी पद पर रहे हैं, क्या किया था उस वक्त आपने? जी, आपका बहुत सा सवाल है, इसके लिए धन्यवाद आपको। मैं वर्ष 2018 में महासचिव था, उस समय यहाँ पर आप ये देखिए कि जो मैं कैमरे के माध्यम दिखाना चाहूँगा कि ये जो इतने शेड लगे हैं, ये शेड सारे यहाँ पे एडवोकेट बैठा करते थे, जो छतरी के नीचे इस तरह बैठा करते थे। मेरे टाइम में रात को 3 बजे तक यहाँ रुक कर इन सभी अधिवक्ताओं के ये सारे शेड, जो जितने भी शेड आप देख रहे हैं, ये सब मेरे टाइम में रात को 3 बजे तक रुक कर, भले मुझे कोर्ट से लड़ना पड़ा, डीजी साहब से मेरे झगड़ा, मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई, उसके बावजूद भी यहाँ तक रुक के मैंने सबके यहाँ शेड लगवाए। उसके बाद नई कोर्ट कैंपस में कम से कम जो एडवोकेट्स आते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं, उसमें 300 एडवोकेट्स को बैठने के लिए न्यायालय में उस सबको टेबल की व्यवस्था और उनको बिठाया गया। और मैं जब अध्यक्ष बनता हूँ, मेरे सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो नए कोर्ट कैंपस है वहाँ पे जो टेबल रखी हुई है, अब एडवोकेट वहाँ बैठता है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वहाँ बैठता है, खुले में बैठता है, तो उससे काफ़ी परेशानी होती है। तो वहाँ पर भी शेड लगाने का प्रयास करूँगा। यह है कि निश्चित ही प्रयास नहीं, बिल्कुल 100% मैं वहाँ शेड लगाऊंगा। धन्यवाद। नीलाक्ष जी, आप उपाध्यक्ष पद के लिए हैं, क्या कुछ इस बार चुनावी एजेंडे में आपके हैं? मैडम, आज हमारी स्थिति ये है
हम दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। आज हमारे कोर्ट कैंपस में सरकार की तरफ से न सफाई व्यवस्था है, न टॉयलेट्स ब्लॉक की सफाई है, बाइक चोरी होती है, कोई सुविधा नहीं है। आज तक कभी उसकी कुछ नहीं हुआ, न कचरा पात्र रखा गया। दयनीय स्थिति में क्या सरकार की हमारे लिए कोई एजेंडा, कोई सुविधा, कोई प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, नथिंग। तो आज पार्किंग की सुविधा देख लें, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फूड कोर्ट देख लें आप, खाने की इसमें। तो ये मेरा सबसे पहला एजेंडा ये है कि जो हमारी बेसिक नीड्स, हमारा स्टेटस, उसको मेंटेन किया जाए और सरकार हमें इसमें सहयोग प्रदान करे। आज दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा करते करते हमारी आजीविका कमाते कमाते हम उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा पहला यही रहेगा कि अपने वकील साथियों के साथ मिलके हम इस मुद्दे पे लड़ेंगे और पूरा सहयोग करेंगे, और पूरे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ है, और जैसा उनका दिशा निर्देश होगा हम उनकी पालन में कार्य करेंगे। जो भी कार्यकारिणी में आता है, जो भी होता है, वो उसमें ये चीज़। तो ये तमाम मुद्दे आज आपने जाने, और अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि कौन बनने वाला है इस बार वकीलों का खेवनहार, और कौन संभालेगा अध्यक्ष पद की और तमाम पदों की कुर्सियाँ। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतने ही। दीजिए कृतिका चौबीसा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त। नमस्कार। कौन करेगा इस साल वकीलों की वकालत?